चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। जी। वक्त थोड़ा मुश्किल है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, है ना, ठीक है। लेकिन उस मुश्किल वक्त में कैसे हमें अपना बेस्ट करना है, कैसे हमें कोप अप करना है इस एनवायरनमेंट के साथ, वो शायद हमें एजुकेशन ही सिखाती है। तो मेरे ख्याल से उतने एजुकेटेड आप लोग भी हो चुके हैं और हम तो हैं ही, कि हम कैसे मुश्किल परिस्थितियों का सामना करें और अपने समय का यूटिलाइजेशन करें। तो जो समय आपको मिला है, हम आपस में ये डिस्कशन करने के लिए, जो भी आपका कोर्स है, आपका फर्स्ट ईयर वालों का एग्जाम होना होगा, सेकेंड ईयर वालों का शायद अभी बहुत सारे असाइनमेंट वगैरह बचे हुए हैं, तो उसमें ये सारी चीजें बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आपके ये क्लासेस अरेंज किए गए हैं। तो आप लोग कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएं, एडजस्टमेंट करें समय के साथ और भी दूसरी चीजों के साथ। हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए, ठीक है। तो आप लोग अगर म्यूट कर लें अब अपने आप को, तो हम लोग शुरू करें टॉपिक। नेचुरलिज्म पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, हम लोग नेचुरलिज्म पे बात करेंगे, बात कर लेंगे। उसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप लोग पूछ लीजिएगा बाद में, ठीक है। और ये नोट्स हम आपको डिलीवर कर देंगे। नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद, इससे पहले आपको संतोष सर ने रूसो के बारे में बताया था और मेरे ख्याल से प्रकृतिवाद की एक अच्छी भूमिका तो तैयार हो ही गई थी। तो अब हम लोग आते हैं, नाउ कम टू द नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद क्या है। और ये प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म जो है वो एक वेस्टर्न फिलॉसफी है, ठीक है, पाश्चात्य विचारधारा है, और जो कि ये मानती है कि ये जो प्रकृति है वही मूल तत्व है। अच्छा, प्रकृति को इन्होंने दो तरह से लिया है, एक तो ये जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है वो, और दूसरा हमारा अपना नेचर या हमारी अपनी प्रकृति, ठीक है। उसकी ये लोग बात करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, इसका जो करता है वो परफॉर्मर वो भी नेचर है, और इसका उपादान या जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो भी क्या है, नेचर ही है या प्रकृति ही है। और इसके जो ओल्डेस्ट प्रोपाउंडर्स रहे हैं, जिनमें की नाम आता है थेल्स का, हेराक्लीटस, ये इसके ओल्डेस्ट आप कह सकते हो स्टार्टर्स ऑफ दिस फिलॉसफी रहे हैं। उसके बाद ग्रीक फिलोसोफर में डेमोक्रिटस इसके मेन प्रोपाउंडर रहे। 15वीं शताब्दी में नेचुरलिज्म जो था वो इंडिपेंडेंटली डेवलप हुआ, धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गया पूरे फॉर्म में। उसके बाद कॉम्टे, बेकन, हॉब्स, डार्विन, लेमार्क, ये सब 17वीं शताब्दी में आए और इन्होंने नेचुरलिज्म को एक मजबूत आधार प्रदान किया। 18वीं शताब्दी में जब रूसो आए, तो रूसो वेस्टर्न कंट्रीज में और स्विट्जरलैंड में उनका जन्म हुआ था, तो उन्होंने बताया इस फिलॉसफी को और ज्यादा मजबूत आधार प्रदान किया और ये फिलॉसफी बहुत तेजी से डेवलप हुई और ये पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक या भौतिकवादी विचारधारा है। उन्होंने क्या किया, ही क्रिटिसाइज द प्रेजेंट सोसाइटी, उन्होंने जो वर्तमान समाज है, व्यवस्था है, उसको क्रिटिसाइज किया, राज्य को भी क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने क्या एडवाइस किया, टू लिव अ नेचुरल लाइफ, कि हम लोग एक नेचुरल लाइफ जिए, अपनी प्रकृति के अनुसार जिए। वो ईश्वर में तो विश्वास करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो अपने आप में प्योर है, कल्याणकारी है। और उन्होंने क्या किया, ही क्लियर दैट मैन्स ओन नेचर इज प्योर, जो हमारा अपना नेचर है, हमारी अपनी प्रकृति है, वो पूरी तरह से शुद्ध है, हेल्पिंग है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस करप्टेड सोसाइटी में आते हैं, हाँ, इसके कांटेक्ट में आते हैं, ही बिकम्स क्लेवर, हम लोग क्या हो जाते हैं, चालाक हो जाते हैं, और
Second opinion of Rousseau emphasized much more on naturalistic philosophy. In the field of education, his ideas are completely naturalistic. उनके बाद आए हर्बर्ट स्पेंसर, हक्सले, इनका भी बड़ा योगदान रहा नेचुरलिज्म में, बर्नार्ड शॉ, सैमुअल बटलर, इन लोगों ने बहुत रिफॉर्म्स किए। उसके बाद हम लोग किसी भी फिलॉसफी को जानने के लिए सबसे पहले जानेंगे उसका मेटाफिजिक्स क्या होता है। मेटाफिजिक्स या कहते हैं तत्व मीमांसा, पढ़ा होगा आपने। तो मेटाफिजिक्स क्या बताती है? तत्व ज्ञान, ठीक है। ये जो नेचुरलिज्म है, यूनानी जो दार्शनिक या ग्रीस दार्शनिक डेमोक्रिटस ने कहा कि ये जो संसार है पूरा, ये परमाणुओं के संयोग से बना है, ठीक है। जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी वो भी जानते होंगे, ये मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, पदार्थ विज्ञान पे जोर देती है। परमाणुओं के संयोग से बना है, एटम का कॉम्बिनेशन से ये संसार बना है। और उनके इस विचार को आधुनिक युग के वैज्ञानिक जो थे डॉल्टन महोदय ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा सिद्ध किया। तो ये जो विचारधारा थी ये क्या कहलाई? नेचुरलिज्म ऑफ फिजिकल साइंसेस, यानी विज्ञानवादी प्रकृतिवाद कहलाया। और उसके आगे जब चले हम लोग, 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि परमाणु विभाजित होकर उसमें 3 प्रकार के और जो है पावर, आप कह सकते हो पार्टिकल्स आ जाते हैं। वो कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनका पता लगाया। मतलब इनसे ये उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और उन्होंने स्पष्ट किया कि इस जो ये संसार है इसका मूल तत्व परमाणु नहीं है, ये जो संयोजक है परमाणु के संयोजक ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। और तब इस विचारधारा को क्या कहा गया? नेचुरल साइंसेस। उसके बाद आया मनुष्य के समस्त व्यवहार को उसके दूसरे जो आए और इनके विचारक, उन्होंने बताया स्नायु, ग्रंथि और मांसपेशी पर आधारित है। तो मनुष्य को इन्होंने क्या कहा? वो एक यंत्र है, वो एक मशीन है। और इस विचारधारा को कहा गया मैकेनिकल नेचुरलिज्म कहा गया। उसके बाद आए हमारे विज्ञानवादी या बायोलॉजिकल नेचुरलिस्ट। उन्होंने कहा कि ये जो शुरू में क्या होता है, साधारण जातियों का निर्माण हुआ स्टार्टिंग में। सरकारी की होगी ना है ना? म्यूट कर लीजिए अपने आप को, स्टूडेंट्स म्यूट कर लीजिए। तो हमारी जो बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म है उसमें बताया गया कि शुरू में तो साधारण जातियों का निर्माण हुआ और उसके बाद साधारण जातियों से पौधे, फिर पौधे से उससे लोअर कैटेगरी के जीव जंतु, और फिर लोअर कैटेगरी के जीव जंतुओं से फिर पशु, और पशुओं से मानव का निर्माण हुआ। और उनकी इस विचारधारा को बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म कहा गया। फिर आत्मा और परमात्मा के विषय में जो ज्यादातर आपने देखे जितने भी प्रकृतिवादी हैं उनका सब एक मत है, और वो कहते हैं आत्मा एक क्रियाशील तत्व है, ठीक है, एक्टिव रहता है, एक्टिव एलिमेंट से बना हुआ है, इसको स्वीकार करते हैं। और परमात्मा यानी ईश्वर का इनकी दृष्टि में कोई अस्तित्व नहीं है, और इनकी दृष्टि से प्रकृति ही अल्टीमेट रियलिटी है। द सोल इज एक एक्टिव एलिमेंट है एंड देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड नेचर इज एन अल्टीमेट रियलिटी। उसके बाद आते हैं हम लोग इनकी एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा क्या कहती है? ज्ञान मीमांसा का मतलब ज्ञान, मीमांसा का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। तो किस तरह का तत्व ज्ञान, फिर तत्व ज्ञान से रिलेटेड ये आपका आ गया ज्ञान मीमांसा, ये क्या कहती है। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इनकी एक्सियोलॉजी, आचार मीमांसा या मूल्य मीमांसा क्या कहती है। एपिस्टेमोलॉजी के अनुसार जो रियल नॉलेज है इज द नॉलेज ऑफ नेचर, वो प्रकृति का ही ज्ञान जो है वही असली, वही वास्तविक ज्ञान है, विच डेवलप्स नेचुरली, जो धीरे धीरे डेवलप होता है। एंड द रोल ऑफ मैन,
उसमें मैन, नो रोल ऑफ मैन, हमारा कोई रोल नहीं होता, नेचुरली होता है डेवलप। जैसे कि आप देखेंगे लैंड, ओशन, माउंटेन, रिवर, स्काई, सन, मून, स्टार्स, रेन, प्लैनेट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट ये क्या कहते हैं कि पृथ्वी आप देखेंगे, समुद्र देखेंगे, उसका बहाव, माउंटेन्स, ये सारे। बट अकॉर्डिंग टू फिलोसॉफिकल एटीट्यूड, nature is that element of this universe which was in existence earlier, today and tomorrow. नेचर वो है जो पहले भी था, प्रकृति हमारी आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि पदार्थों के मूल तत्व और उनके बनने बिगड़ने के नियमों को ही ये लोग क्या मानते हैं, प्रकृति मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ आइस या बर्फ। बर्फ से जल बना, जल से फिर वाष्प बना, और वाष्प से जल और जल से वाष्प, ये सब निश्चित नियमों के अनुसार बनते बिगड़ते रहते हैं। और पदार्थों के मूल तत्व और उनके बनने बिगड़ने के नियमों को ही प्रकृतिवाद क्या कहता है, प्रकृति मानता है। और इनके ज्ञान को ही वो वास्तविक ज्ञान, अगर हमें इनके नियमों का ज्ञान हो गया कि ये कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, तो हमें अपने आप ही रियल नॉलेज की का अटेनमेंट हो जाएगा। और इन सब का ध्यान जो है वो हमें कैसे होता है, भौतिक विज्ञान या फिजिकल साइंसेस के द्वारा होता है। और फिजिकल साइंसेस का ज्ञान हमें कैसे होता है, कर्मेंद्रियों द्वारा और ज्ञानेंद्रियों, जो वर्क ऑर्गन्स हैं, एक्शन ऑर्गन्स हैं, उनसे, और जो हमारे सेंसेस हैं उनसे होता है। और प्रकृतिवादी इंद्रिय भूत ज्ञान को, यानी जो सेंसेस द्वारा हमें नॉलेज प्राप्त हो रही है, उसी को सच मानते हैं। अर्थात जो हमें दिख रहा है, जिसको हम छू के देख रहे हैं, जिसको स्पर्श कर पा रहे हैं, वही सच है हमारे लिए। अतः सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को क्या करना है, खुद निरीक्षण करना है, परीक्षण करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, टेस्टिंग करना है। और प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि ज्ञान प्राप्ति की क्रिया में मन और मस्तिष्क दोनों संयोजक का कार्य करते हैं, अर्थात हमारा हार्ट और माइंड दोनों मिल के काम करते हैं, तब हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात ये कहते हैं कि हमें जो दिख रहा है वही सच है, इसके परे कोई दूसरा संसार नहीं है। ट्रू नॉलेज इज नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसकी मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी में। एक्सियोलॉजी क्या कहती है, ओनली नेचुरल सब्सटेंस, मैटर या मैटर आप कह सकते हैं, एक्टिविटीज आर ट्रू। मतलब प्राकृतिक पदार्थों और क्रियाओं को ही ये लोग सत्य मानते हैं। और ये कहते हैं कि मनुष्य की भी अपनी एक प्रकृति होती है, अपना एक नेचर होता है, और उसकी ये प्रकृति अपने में एकदम शुद्ध है, अपने में एकदम प्योर है। मतलब हमारा नेचर हमसे ये नहीं कहता कि हम कोई गलत काम करें, ठीक है, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम सही काम करें। बट जैसे ही हम इंटरैक्ट करते हैं विद द सोसाइटी, आप देखते हो सोसाइटी में बहुत तरह के गलत काम होते रहते हैं जिनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, और जो इन्फ्लुएंस हो जाता है फिर वो गलत कामों की तरफ बढ़ जाता है। बट हमारी अंतरात्मा, हमारा माइंड, हमारा सोल, हमारा हार्ट हमसे ये नहीं कहता कि हम गलत काम करें। सो ये लोग उसको मानते हैं कि हमारा नेचर हमसे हमेशा अच्छे कामों की उम्मीद करता है। और इस तरह से ये हमें बहुत अच्छी बात सिखा रहे हैं, लेकिन वो मटेरियलिस्टिक वे में सिखा रहे हैं। और ये कहते हैं मनुष्य की भी अपनी एक प्रकृति होती है, उसकी ये प्रकृति अपने में एकदम शुद्ध है, प्योर है, और उसके अनुकूल अगर आचरण हम लोग करते हैं, करने में मनुष्य को सुख मिलता है, ठीक है, और उसके प्रतिकूल आचरण करने में उसे दुख मिलता है। कभी भी आप देखोगे, आप कुछ भी ऐसा काम करते हो, दूसरों को हर्ट करते हो, तो आपको भी कहीं ना कहीं हर्ट होता है। इसलिए मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। हमारी जैसा नेचर है, हमें उसके अकॉर्डिंगली ही अपना व्यवहार करना चाहिए। ये मनुष्य को किसी प्रकार के सामाजिक नियमों और आध्यात्मिक बंधनों में बांधकर नहीं रखना चाहते। वो नहीं चाहते कि उस समय आपको मालूम होगा जब ये फिलॉसफी डेवलप हुई, किस तरह का समाज था, किस तरह के वेस्टर्न हमारा सोसाइटी थी। वहां पे जो था पोप का बहुत ज्यादा प्रादुर्भाव हो चुका था, पोप का बहुत इन्फ्लुएंस था। तो ये लोग चाहते थे कि हम लोग किसी तरह के स्पिरिचुअल, जो वो लोग बताते थे स्पिरिचुअल बंधन है, बॉन्ड्स हैं, लिमिटेशंस हैं, उससे ना बने, और हम अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण को करने की वो स्वतंत्रता देते हैं।
आगे इनका तर्क है कि जिन कार्यों को करने में मनुष्य को सुख मिलेगा और जिन कार्यों को करने में उसे का अनुभव होगा उनको वो इस प्रकार प्रकृतिवादी केवल प्राकृतिक नैतिकता या मॉरल नेचुरल मोरालिटी के ही सपोर्टर हैं। ये थी आपकी तीनों मीमांसा के बाद वी कम टू द कंक्लूजन, और यू कैन से द डेफिनेशन ऑफ द नेचुरलिज्म। सो व्हाट इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जेम्स वॉट? जेम्स वॉट क्या कहते हैं? नेचुरलिज्म इज अ डॉक्ट्रिन which separates nature from God, subordinates spirit to matter, and sets up unchangeable laws as supreme. अर्थात कहते हैं कि प्रकृतिवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जो ईश्वर को प्रकृति से अलग करता है। वो बताता है कि नेचर इज डिफरेंट, नेचर का ईश्वर के साथ कोई जुड़ाव नहीं, और आत्मा को पदार्थ अर्थात जो हमारी आत्मा है, जो हमारा सोल है, वो भी पदार्थों के संयोग से ही बना है, और अपरिवर्तनशील नियमों को, यानी नियम जो रूल्स होते हैं वो अनचेंजेबल होते हैं, जाते हैं हमारे, उन्हीं को ये लोग सुप्रीम मानते हैं। इसके बाद है नेचुरलिज्म को आप कह सकते हो इज द फिलॉसफी व्हिच सेज दिस यूनिवर्स इज मेड बाय नेचर। ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो नेचर के द्वारा बना है। दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इज ट्रू, और यही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड या भौतिकवादी संसार ही सच है। देयर इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कहीं भी कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। इट डज नॉट बिलीव इन गॉड, इनका गॉड में कोई विश्वास नहीं था। सोल इज कॉन्शियस, जो हमारी आत्मा है वो चैतन्य है, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर के कॉम्बिनेशन से बनी है। द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारी लाइफ का, अपने आप को आप लोग म्यूट कर ले, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारी अपनी लाइफ का जो एम है। म्यूट कर लीजिए आप लोग। यस मैम, म्यूट है। हाँ, म्यूट कर लीजिए। जो एक राजकुमार है मैम, फर्स्ट ईयर के, वो नहीं किए हैं अभी। हाँ, कोई अनम्यूट है ना, तो उससे थोड़ा वो आ रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है। राजकुमार है एक मैम, राजकुमार नाम है। आपको म्यूट नहीं किया है क्या? राजकुमार म्यूट कर लीजिए अपने आप को। नीरज है, और कौन? उपेंद्र है? जी मैम। उपेंद्र है ना? बीच में गायब हो गए थे आप। जी मैम, दरअसल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसी वजह से मैं आ नहीं पा रहा था। कोई बात नहीं, आना तो है नहीं आपको। आना कहाँ है? नहीं मैम, बस थोड़ा मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसी वजह से। जहाँ है वहीं जी मैम। है आपको, आना कहाँ है? नहीं मैम, कुछ नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो गई थी, प्लस मुझे कुछ फिजिकली भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। नेटवर्क प्रॉब्लम तो हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े हैं आप लोग, है ना, कोशिश करिए। तो हाँ, आगे बढ़े। हम लोग डेफिनेशन की बात कर रहे थे। द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारी लाइफ का एम ये लोग क्या बताते हैं? इज टू लिव हैप्पीली, अच्छे से हम लोग अपनी जिंदगी जिए, which attain by living natural life। नेचुरल लाइफ कभी पा सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर, या नेचर के अकॉर्डिंग। और अच्छी लाइफ जीने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं? अपने कंफर्ट के लिए बहुत सारी चीजों का आविष्कार करते हैं, और तमाम सारी चीजें इस तरह की बनाते हैं। तो ये जो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, इसने यही बताया, जो चीजें हमको आराम देती हैं, जिन चीजों से हमें सुकून मिलता है, हमें कहीं भी नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना है, ठीक है ना, अपने नेचर के, और ना वो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। इसके अकॉर्डिंगली हमें अपने आप को आगे डेवलप करना है। सो हमारी एजुकेशन भी उसी तरह की होनी चाहिए। सो नाउ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म के मूल सिद्धांत क्या है? पहला है, ये ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है। दिस यूनिवर्स इज अ नेचुरल क्रिएशन। ठीक है, अभी हम लोग इतनी देर से यही बात कर रहे हैं, नेचर के द्वारा बनाया हुआ है। तो प्रकृतिवादी कहते हैं ये संसार का कर्ता और कारण दोनों प्रकृति स्वयं ही है, परफॉर्मर भी है, कारण भी वही है,
नेचर ही है। और प्राकृतिक तत्वों के संयोग से पदार्थ और पदार्थों के संयोग से इस संसार की रचना हुई है। और उसके विघटन से जब उसका डिफ्यूजन होता है तो उसका अंत हो जाता है। कोई चीज बनती है कॉम्बिनेशन से, फ्यूजन से, और फिर जब वो डिफ्यूज हो जाती है तो सब चीज समाप्त हो जाती है। हमारा शरीर भी डिफ्यूज हो जाता है। और अगर हम किसी और पदार्थ की बात, और शरीर पदार्थ से बना ही है, और अगर हम लोग बात करें मटेरियलिस्टिक चीजों की, जैसे हम लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई कुर्सी पे बैठा है, कोई टेबल यूज कर रहा है, तो वो भी चीजें फ्यूजन से बनी है और वो भी डिफ्यूज जब हो जाती है तो उनका भी अंत हो जाता है। लेकिन उनके जो बनने बिगड़ने का जो नियम है वो सुप्रीम रहता है, वो एज इट इज रहता है। तो ये संयोग और विघटन की क्रिया कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होती है, और इससे बनने और बिगड़ने को प्राकृतिक परिवर्तन कहा जाता है, नेचुरल चेंज कहा जाता है। कभी कभी नेचुरली चीजें भी चेंज हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वही आपने अभी देखा था कि पानी से बर्फ और बर्फ से पानी बन जाने की क्रिया जो है प्राकृतिक परिवर्तन ही है। अगर ठंड में रहेगी तो बर्फ बनी रहेगी, और आप जैसे ही उसे थोड़ा गर्मी में लेके आएंगे तो बर्फ जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। और इस संदर्भ में क्या होता है, और दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बीज से वृक्ष और वृक्ष से फिर बीज बन जाता है। ये इज द बेस्ट एग्जाम्पल। और संसार में अन्य पदार्थ भी प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं। आप देखिएगा अपने आसपास की चीजों को, और उसमें इसके लॉज को, रूल्स को अप्लाई करके देखिएगा। सेकेंडली ये कहते हैं ये भौतिक संसार ही सत्य है, और इसके परे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। देयर इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ओनली दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इज ट्रू। मतलब जो हमें दिख रहा है, जिसको हम फील कर रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, वही सच है, और इसके अलावा कोई दूसरा संसार नहीं है। इनका स्पष्टीकरण है कि संसार को हम इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष कर रहे हैं, अपने सेंसेस के द्वारा महसूस कर रहे हैं, और ये सत्य, यही सत्य है। और इसके विपरीत जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसको हम इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसको हम लोग कहाँ देख पा रहे हैं, न छू पा रहे हैं। बस हम लोग क्या करते हैं, स्पिरिचुअलिटी इज अ फीलिंग, एक फीलिंग है स्पिरिचुअलिटी, तो लेकिन वो बोलते हैं वो असत्य है। ये कहते हैं जो चीज हमको दिख रही है, जिनको हम छू पा रहे हैं, जिनका हम यूज कर पा रहे हैं, वही सच है। तो प्रकृतिवाद के अनुसार पदार्थ नष्ट नहीं होता है, ठीक है, उसका रूप बदलता है, उसका रूप परिवर्तित होता है। और पदार्थ जन्य भौतिक संसार को नाशवान और असत्य कैसे मान सकते हैं। सपोज हमारे पास एक पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ के हमने फल खाए, उस पेड़ की टहनियों से हम लोगों ने क्या बनाए, फर्नीचर बनाए, ठीक है। वो पेड़ तो कट गया, वहां से वो खत्म हो गया, वहां से वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसका रूप परिवर्तित होकर क्या हो गया, फर्नीचर में बदल गया और फ्रूट्स में बदल गया। तो पदार्थों का रूप बदलता है, पदार्थ ये बोल रहे हैं पूरी तरह से नष्ट नहीं होते। नेक्स्ट है आत्मा, थर्ड पॉइंट, सोल इज कॉन्शियस एंड मेड बाय मैटर। आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। प्रकृतिवादी या नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी कहती है आत्मा के आध्यात्मिक स्वरूप को ये लोग नहीं मानते। हमारी इंडियन फिलॉसफी आत्मा के आध्यात्मिक स्वरूप को मानती है। एक्चुअली में नेचुरलिज्म का जन्म आइडियलिज्म के अगेंस्ट में हुआ था, उसके बिल्कुल जस्ट अगेंस्ट में ये फिलॉसफी आई। ये कहते हैं कि ये संसार प्रकृति द्वारा निर्मित है, मतलब ये संसार को नेचर ने बनाया है, और ये निर्माण कार्य निश्चित नियमों के अनुसार होता रहता है। इसके पीछे किसी भी आध्यात्मिक शक्ति से मतलब ईश्वर से है, परमात्मा का हम लोग नहीं रोल है कोई, वो परमात्मा जो है वो हमारा इमेजिनेशन है केवल, ठीक है। अब क्वेश्चन ये हम लोग कर सकते हैं कि प्राणियों में जो चेतन तत्व है, आत्मा का विकास है, वो कैसे होता है। तो इस संबंध में ये लोग कहते हैं कि प्रकृति के पदार्थ जो है वो परमाणुओं के संयोग से बनते हैं, और परमाणुओं में क्या होती है, क्रियाशीलता होती है। हमने बताया था वो एक्टिव होते हैं, और इसके कारण ही जड़ में जीव और जीव में चेतन का विकास हो जाता है। और आदर्शवादी या जो आइडियलिस्टिक फिलॉसफी है, चेतन तत्व को क्या कहती है, आत्मा कहती है, सोल कहती है। प्रकृतिवादी कहते हैं कि आत्मा जो है पदार्थ जन्य है, इसलिए शरीर के नष्ट होने पर ये भी नष्ट हो जाती है। बल्कि वो फिलॉसफी कहती है कि शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मैन इज द अल्टीमेट और यू कैन से द बेस्ट क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स।
ये लोग कहते हैं कि जो मनुष्य है वो जन्म से तो पूर्ण नहीं है, पर उसे हम लोग संसार की श्रेष्ठतम रचना अवश्य कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग कहते हैं मनुष्य जो है अन्य पशुओं की अपेक्षा उसके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनके द्वारा वह अन्य पशुओं से ऊपर उठने में सफल हुआ है। ठीक है, आप कह सकते हो उसके पास बुद्धि है, इंटेलेक्ट है। इसके लिए ये मनुष्य की बुद्धि को या इंटेलेक्ट को विशेष महत्व देते हैं। इनके अनुसार बुद्धि जो है या जो हमारी मस्तिष्क है, माइंड है, इंटेलेक्ट है, वो जो है हमें इन लोगों से अलग करता है और हमें सर्वश्रेष्ठ रचना बनाता है। और मस्तिष्क उच्च विकसित नाड़ी मंडल का एक समूह है। यहीं से हमें सही और गलत में अंतर हम लोग कर सकते हैं, सुख दुख में भेद कर सकते हैं, और यहीं से हमें बहुत सारी चीजों में डिफरेंस करना और चीजों को हाउ टू यूज, हाउ टू यूटिलाइज, ये सारी चीजें हमें इसी बुद्धि द्वारा ही पता चलती हैं। और इसीलिए ये बुद्धि हमें संसार के दूसरे प्राणियों से अलग करती है। अगला पॉइंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ नेचुरल प्रोसेस। मानव विकास जो है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आप देखोगे कि ये नेचुरली डेवलप होता रहता है। अगर आप एक बच्चे को देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे जो विकास है, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आसपास, घर में नहीं है तो आसपास है, आप देखोगे कि कैसे वो जो है डेवलप होता है, कैसे उसका विकास होता है। ये लोग, इनके अनुसार मनुष्य का विकास निम्न प्राणी से उच्च प्राणी के रूप में हुआ है। और अन्य प्राणियों की भांति जो मनुष्य है वो भी कुछ अपने अंदर इंस्टिंक्ट लेके, मूल शक्तियां लेके पैदा होता है, और इन्हीं मूल शक्तियों का जो स्वरूप है वो प्राकृतिक है, वो नेचुरल है। और जैसे ही हम लोग बाह्य वातावरण से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उत्तेजना पाते हैं, ये शक्तियां क्रियाशील हो जाती हैं और मनुष्य का व्यवहार निश्चित हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है। और मनुष्य के इस विकास में किसी प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति काम नहीं करती, कोई भी स्पिरिचुअल पावर काम नहीं करती है। अगला पॉइंट है हैप्पी लाइफ इज द एम ऑफ लाइफ। ये कहते हैं मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो सुख पूर्वक जीवन जीना है, अर्थात हम अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाएं और अच्छे से जिएं। ये कहते हैं प्रकृतिवादी कि सुख भोग का अर्थ है आत्मरक्षा यानी सेल्फ प्रोटेक्शन और इंद्रियों की संतुष्टि या आपको सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेंसेस। और प्रकृतिवादी या नेचुरलिस्ट जो कहते हैं कि मनुष्य जीवन का इतना ही उद्देश्य है कि हम अपनी सुरक्षा कर सकें और अपनी इंद्रियों की संतुष्टि कर सकें। और ये जो दृष्टिकोण है इनका, ये पूरी तरीके से क्या है, भौतिकवादी है, मटेरियलिस्टिक है। अगला पॉइंट है नेचुरल लाइफ इज बेस्ट फॉर लिविंग हैप्पी लाइफ। सुख पूर्वक जीने के लिए प्राकृतिक जीवन ही उत्तम है। ठीक है, ये कहते हैं सभ्यता और संस्कृति जो है, अगर हम लोग सभ्यता और संस्कृति से इंटरैक्ट करते हैं, उसके आते हैं सम रिएक्शन में, तो क्या होता है, हम लोग अपनी प्रकृति से दूर होते जाते हैं और इसी कारण जो है हमारे अंदर दुख उत्पन्न होता है। अर्थात जैसे कि हम सोचते हैं कि वो इतना सुखी क्यों है, उसके पास इतनी सारी चीजें हैं, तो हम क्या करें, हमारे पास भी ये सारी सुख की चीजें होनी चाहिए, और इस बात से हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि हम वो नहीं कर पा रहे हैं। पर हमारे वो ये कहते हैं कि आप अपनी लाइफ को कैसे सुखी बना सकते हैं, इसके लिए कोशिश करिए। इनका स्पष्टीकरण है कि मनुष्य की प्राकृतिक प्रकृति उत्तम है, बेस्ट है, और वो केवल आत्मरक्षा चाहता है, सेल्फ प्रोटेक्शन चाहता है, और ये चाहता है कि उसके इस कार्य से किसी प्रकार का कोई ऑब्स्टिकल ना हो। उसकी प्रकृति में छल कपट भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन वही बात है, जैसे ही हम लोग सभ्यता संस्कृति से इंटरैक्ट करते हैं, समाज से इंटरैक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हमारे अंदर उत्पन्न होने लगती हैं। और यही कारण है कि प्रकृतिवादी मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुसार ही स्वतंत्र वातावरण में, फ्री एनवायरनमेंट में रख के उसके स्वतंत्र विकास की बात करते हैं। अगला पॉइंट है प्राकृतिक जीवन में सामर्थ्य, समायोजन और परिस्थितियों पर नियंत्रण का महत्व है, अर्थात पावर, एडजस्टमेंट एंड कंट्रोल ऑन एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट इन नेचुरल लाइफ। मतलब हमारी प्राकृतिक लाइफ कैसी होनी चाहिए, उसमें मनुष्य में सबसे पहले जीवन रक्षा की सामर्थ्य होनी चाहिए, अर्थात हम अपनी जीवन रक्षा कर सके, और दूसरा अपने प्राकृतिक वातावरण से समायोजन कर सके, एडजस्टमेंट कर सके, और उसके बाद अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति भी होनी चाहिए। और जिस मनुष्य में ये शक्ति नहीं होगी
वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो जीवित नहीं रह पाएगा। जो इनके प्रोफाउंडर्स हैं उन लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू इन बातों को सिद्ध करने की कोशिश करी थी, और ये पूरी आप कह सकते हो मटेरियलिस्टिक और साइंटिफिक फिलॉसफी भी है जो प्रयोगों के आधार पर इन्होंने सिद्ध किए हैं बातों को। उसके बाद है नेक्स्ट आपकी स्टेट को कहते हैं केवल ये एक राज्य व्यवहारिक सत्ता है। स्टेट इज बिहेवियरल अथॉरिटी। राज्य के बारे में ये कहते हैं। रूसो के विचार को हम लोग देखेंगे। इसमें प्रकृतिवादियों के जनक कहे जाते हैं रूसो राज्य का मूल्यांकन व्यक्ति के हित की दृष्टि से करते थे। वो बोलते थे राज्य हमारे हित के लिए बना है। उन्होंने एक तंत्र शासन प्रणाली में व्यक्ति के हितों का हनन होते देखा था जब वो थे उस वक्त, और इसलिए उसके विरोध में उन्होंने जनता के लिए जनता के शासन का नारा लगाया, और इस प्रकार शासन में उन्होंने नियम या विचारों को शासन के रूप में देखा, और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में वे आदर्शवादियों के जनक कहे जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने राज्य के कठोर नियंत्रण का विरोध किया, अर्थात राज्य हमारे ऊपर कठोर नियंत्रण ना करे किसी भी तरह का, और उन्होंने बताया कि राज्य को व्यक्ति के स्वतंत्र विकास में कोई बाधा डालने का अधिकार नहीं है, अर्थात हम जैसे जीना चाहें वैसे जिए, जैसे पढ़ना चाहें वैसे पढ़ें। हमारी समझ में उनके ये सब अगर आप आज के उसमें परिप्रेक्ष्य में कहेंगे तो बहुत ज्यादा ये उपयोगी हम लोग नहीं कह सकते। संबंध में अन्य जो प्रकृतिवादी हैं वो क्या कहते हैं, राज्य से जन शिक्षा की आशा करते हैं, अर्थात राज्य को हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, और उससे ये चाहते हैं कि वह व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों का भी ध्यान रखे, अर्थात शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो जिससे हमारे हितों का कहीं भी कोई हमारे हित कहीं भी उससे प्रभावित न हो। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन। प्रकृतिवाद और शिक्षा, अर्थात शिक्षा क्या है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा क्या है, व्हाट इज एजुकेशन। वैसे तो जनरली आप सभी जानते हैं व्हाट इज एजुकेशन, बट अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म व्हाट इज एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इनहेरेंट पावर्स एंड द आउटर लाइफ, अर्थात शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। अर्थात क्या करना है हमको, मनुष्य को अपने जीवन की रक्षा करने में समर्थ होना है, और इसके लिए उसे अपने पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को बनाना है, और इसलिए ये शिक्षा जो है व्यक्ति का बाह्य पर्यावरण के साथ समायोजन भी करती है। इनका कहना है कि शिक्षा जो है वो बाह्य परिस्थितियों के साथ हमारे इंस्टिंक्ट का समायोजन करती है, एडजस्टमेंट करती है। रूसो कहते हैं एजुकेशन इज अ डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन, नॉट एन आवाज नहीं आ रही है मैम। बस रुकिए। रूसो कहते हैं जो शिक्षा है वो अंदर से हमारे डेवलप होती है, बाहर से नहीं। इट कम्स थ्रू द वर्किंग ऑफ नेचुरल एंड नॉट थ्रू रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फोर्सेस। बाहर से जब हमारे ऊपर फोर्सेस किया जाता है तो वहां से हमारी शिक्षा नहीं होती, बल्कि शिक्षा हमारे अंदर से, या आप कह सकते हो नेचुरली डेवलप होती है, नॉट थ्रू रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल फोर्सेस। कि अगर कोई बाहर से हमें फोर्स करेगा तब हम शिक्षित नहीं हो पाएंगे, बल्कि हम शिक्षा अपने जब हमारे अंदर से आवाज आएगी तभी हम शिक्षित हो पाएंगे। इसीलिए ये किसी तरह के जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उसका ये विरोध करते हैं रूसो। उसके बाद हम आ जाते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन पे। शिक्षा के उद्देश्य क्या है। फर्स्ट एम ऑफ एजुकेशन इज दैट direction and development of instinct,
यानी मूल प्रवृत्तियों का मार्गांतीकरण और उदात्तीकरण, यानी जो हमारी इंस्टिंक्ट हैं, जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, उनको हम लोग उनका मार्गांतीकरण करती है शिक्षा, और तभी हमें क्या करती है, एडजस्ट, बाहर के वातावरण के साथ एडजस्ट कराती है। जब ये सहज क्रियाएं बाह्य पर्यावरण के संपर्क में आती हैं तो संबद्ध सहज क्रियाओं का निर्माण होता है, और ये संबद्ध सहज क्रियाएं मनुष्य को विभिन्न कार्य करने में सहायता प्रदान करती हैं। और इसीलिए ये जो फिलॉसफी है वो मानव में उचित और उपयोगी संबंध, सहज क्रियाएं उत्पन्न करना ही शिक्षा का उद्देश्य मानती है। और मैकडूगल कहते हैं, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण कर उन्हें वांछित मार्ग पर लाना है, अर्थात हमें सही रास्ता दिखाना है, और सही रास्ते पे चल के हमारी जो इंस्टिंक्ट है वो कैसे काम करेंगी, कैसे नेचर के साथ एडजस्ट करेंगी, इज द एम ऑफ एजुकेशन। सेकेंडली, टू मेक देम केपेबल फॉर लाइफ स्ट्रगल। जीवन संघर्ष के लिए शक्ति एवं योग्यता का विकास, ये कैसे होगा, ये शिक्षा के द्वारा होगा। शिक्षा, जीव विज्ञानवादी जो बायोलॉजिकल नेचुरलिस्ट हैं वो कहते हैं प्रत्येक प्राणी में जीने की इच्छा होती है, हर कोई जीना चाहता है, और अपने जीवन की रक्षा के लिए उसे अपने वातावरण में सदैव संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, हमेशा हम लोग स्ट्रगल करते हैं। आप देखते हैं जो स्ट्रगलर होते हैं, जो स्ट्रगल कर पाते हैं वही सरवाइव कर पाते हैं, जो स्ट्रगल नहीं कर पाते वो फिर बैक हो जाते हैं। और डार्विन ने संबंध में दो प्रिंसिपल दिए हैं, एक तो जीवन के लिए संघर्ष और समर्थ का अस्तित्व, अर्थात मतलब स्ट्रगल फॉर लाइफ, और जो पावरफुल है वो एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट कर पाएगा। और उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति तथा राष्ट्र को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना होना चाहिए। इसलिए जो हमारी शिक्षा है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम व्यक्ति को और राष्ट्र को जीवन संघर्ष के लिए तैयार कर सके, कि अपनी लाइफ में हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है, छूट गया है, मनुष्य को पर्यावरण के अनुकूल बनाना, मतलब मनुष्य को अकॉर्डिंग टू द नेचर बनाना, टू मेक मैन अकॉर्डिंग टू द नेचर, नेचर के अनुकूल बनाना। फ्रांस के जो दार्शनिक थे लेमार्क, डार्विन के उपरोक्त सिद्धांतों में उन्होंने विश्वास किया, और बाद में उन्होंने इसकी व्याख्या दूसरे रूप में की। जैसे लेमार्क कहते थे कि प्रत्येक जीवित प्राणी में अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल बनाने की शक्ति होती है, और जो प्राणी अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल जितना अधिक बना लेता है वही अपनी लाइफ प्रोटेक्शन कर पाता है, जीवन रक्षा कर पाता है और अधिक सफल हो पाता है। वो कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को वो शक्ति प्रदान करना है, वो पावर्स देना है जिससे वह अपने आप को इस पर्यावरण के, इस एनवायरनमेंट के अनुकूल बना सके। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति पर बल दिया, यानी कि हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत साउंड होनी चाहिए, तभी हम इस प्रकृति के साथ समायोजन कर पाएंगे और उसके अनुकूल रह पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, टू लिव नेचुरल लाइफ, मनुष्य को प्राकृतिक जीवन जीने के योग्य बनाना। रूसो कहते हैं बालक को प्राकृतिक जीवन के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। रूसो इज द ओनली एम टू मेक मैन टू लिव नेचुरल लाइफ। वो कहते हैं कि जो ईश्वर है वो सब वस्तुओं को अच्छा बनाता है। ठीक है, उनका विश्वास था गॉड में, रूसो का। बाकी जो और फिलोसोफर थे उनका विश्वास नहीं था, वरना आप कहोगे यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। लेकिन रूसो गॉड में बिलीव करते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि जैसे ही हम लोग इस समाज के संपर्क में आते हैं हम लोग क्या हो जाते हैं, करप्टेड हो जाते हैं। रूसो कहते हैं कि ऊपर वाला सब वस्तुओं को तो अच्छा बनाता है, परंतु मनुष्य उसके साथ जब छेड़छाड़ करता है तो उसे क्या बना देता है, दूषित बना देता है। गॉड मेक्स ऑल थिंग्स गुड, मैन मेडल्स विद देम एंड दे बिकम इविल। और यही कारण है कि बच्चों को दूषित समाज से दूर रखना चाहिए और नेचुरल एनवायरनमेंट में उनकी स्वयं की प्रकृति के अनुसार स्वतंत्र विकास करने के पक्ष में ये थे, और इसी को वो शिक्षा का उद्देश्य मानते थे। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रिपरेशन फॉर कंप्लीट लाइफ, पूर्ण जीवन शैली की तैयारी एंड पूर्ण जीवन की तैयारी। स्पेंसर इसका जो दृष्टिकोण था वो थोड़ा सा व्यापक था। इसमें ये कहते थे मनुष्य की जीने की इच्छा के साथ साथ उसकी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं को भी उन्होंने महत्व दिया।
और कहते थे स्पेंसर कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य को सेल्फ प्रोटेक्शन करना, जीविकोपार्जन करना, अपना अर्निंग करना, अपनी संतान की रक्षा करना, कैसे अपने संतान की रक्षा करें, सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं को में सुचारू रूप से भाग लेना और अवकाश के समय का सदुपयोग करने में दक्ष होना चाहिए। और इसे ही वो पूर्ण जीवन की तैयारी कहते थे। तो पूर्ण जीवन की तैयारी क्या हो गई? अगर हम इन चीजों को फुलफिल कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे अंदर आ रही हैं, तब हम लोग एक कंप्लीट लाइफ जी रहे हैं। और मेरे ख्याल से सभी लोग इन चीजों के लिए हाथ पैर मारते हैं, प्रयास करते हैं, एफर्ट करते हैं, आज के टाइम में भी आई थिंक। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भी, और पहले में तो होगी जब इन्होंने कही होगी, बट टुडे इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर टुडेज लाइफ। नेक्स्ट है जातीय गुणों का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ रेशियल क्वालिटीज। इसमें बर्नार्ड शॉ कहते हैं जातीय अनुभवों में भी वो विश्वास रखते थे, और वो कहते थे शिक्षा के द्वारा मनुष्य को अपने जातीय अनुभव से परिचित कराकर उन्हें विकास के मार्ग पर लगाना चाहते थे। और इनके अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य जातीय अनुभवों की सुरक्षा और उनका हस्तांतरण भी होना चाहिए। अर्थात हम जिस जाति को बिलोंग करते हैं, अगर हम मैन फिश रेस को बिलोंग करते हैं, तो हमें उसके डेवलपमेंट कैसे होगा और उसकी सुरक्षा कैसे होगी, उसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, इन सब चीजों को हम इन सब चीजों में उसका शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। एजुकेशन का एम होना चाहिए कि कैसे ट्रांसमिशन करें इन चीजों को, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाए। फिर अगला पॉइंट इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात प्रकृतिवादियों ने बहुत जोर दिया इस पे, व्यक्तिगत विकास पे। ये कहते हैं मनुष्य की मूल शक्तियां, प्रवृत्तियां, उसका इंटरेस्ट, उसका रुझान, उसकी कैपेबिलिटीज होती हैं, और इस दृष्टि से कोई दो मनुष्य एक नहीं हो सकते, ठीक है, अलग अलग होते हैं। इसलिए ये प्रत्येक मनुष्य की व्यक्तिगत विकास पर बल देते हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे जोर देते हैं। और शिक्षा का ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन इज टू इंडिविजुअल डेवलपमेंट। अब हम लोग आते हैं शिक्षा की पाठ्यचर्या, करिकुलम। शिक्षा की पाठ्यचर्या क्या बताई है इन्होंने, क्या होना चाहिए करिकुलम, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया है। आज हम लोग कर लें अगर, या फिर अगले टर्न पे कर लें, हमको लग रहा है थोड़ा लेंदी हो रहा है ये। ठीक है मैडम, स्टूडेंट्स ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहीं पे क्लोज करें। फिर हम लोग अगले टर्न पे हम लोग करिकुलम के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है, मेथड्स के बारे में बात कर लेंगे, डिसिप्लिन है अभी थोड़ा लंबा है, टीचर है, अच्छा, है, स्कूल कैसा होना चाहिए, और जैसा आप समझे मैम, हाँ ठीक है, अगले में ही कर लेंगे फिर हम जैसा समय हो, जैसा समय हो उस हिसाब से बता दीजिए। नहीं, समय की भी बात नहीं, अगले टाइम पे इसलिए कर लेंगे कि मुझे लग रहा है कि टाइम भी ओवर हो गया है, और इतना एनफ है, इतना समझने के लिए, इतना आप लोग पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है, हम नोट्स आपको ठीक है, आप सब लोग बहुत जानकार हो, सब लोग एमएड में हो, बहुत लेवल ऑफ मैच्योरिटी आपका आ चुका है, हाँ, एक कह सकते हैं कि वो जो फिलोसोफर वाली सोच है वो सब है आपके अंदर, है ना। एमएड स्टूडेंट बताइए। हेलो हेलो हेलो, बताइए। मैम जी कह रहे हैं शिक्षा में प्रकृतिवाद के रूप में पदार्थवादी, यंत्रवादी और जैविक, इसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा आगे। हम अगली बार कर देंगे, था तो हमारे पास सब कुछ, लेकिन हमने आपको एक कंक्लूजन के रूप में बता दिया था, ठीक है, तो अलग अलग हम आपको बता देंगे जी, अगले टर्न पे हम आपको अलग अलग बता देंगे। मैकेनिकल जो था, बायोलॉजिकल था, ठीक है,
किसका क्वेश्चन था? नीरज का? जी नीरज का क्वेश्चन था ना? हाँ, तो अगले जी टर्म में मैम। आपको बता देंगे पूरा अच्छा डिटेल वे में। जी मैम। हाँ, और बताइए, और किसी का यस मैम। टाइम का भी है, नहीं तो हम अभी समझा देते, बिकॉज वी हैव लैक ऑफ टाइम, नॉट मच मोर, है ना? नहीं ठीक है मैम, अगला बस क्लास जब आप लोग ये करिए कि इस मुश्किल समय में थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करिए, ठीक है? देवानंद का वो सॉन्ग याद है आपको? जिंदगी का साथ जी मैम। निभाता चला गया, और दूसरी लाइन कुएं में उड़ा, वो नहीं करना है आपको। You don't have to follow the second line, हरमित को कुएं में उड़ा नहीं करना है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो हम लोग साथ निभाएंगे, अभी लाइफ अच्छी नहीं है, अच्छी हो जाएगी, ईश्वर करे जल्दी से सब ठीक हो जाए, नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़े हम लोग, है ना? इस जी मैम। कोरोना पीरियड से मुक्त हो जाए। अभी कहाँ से आ गया ये? हाँ, तो हम लोग क्लोज करें। हाँ मैम। Love you, thank my faculty members. जी मैम, प्रणाम। अच्छा, नमस्ते मैम। लोग स्वस्थ रहिए। हेलो हाँ, हेलो, हेलो, हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। प्रणाम मैम। खुश रहिए आप लोग, सब लोग खुश रहिए।